और ये हमारा 9th पार्ट है और इसके अंदर आगे के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो 450 तक हमने कवर कर लिए थे, 450 से आगे के क्वेश्चंस को आज हम कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है। विद्यार्थी का पाठ्यक्रम आएगा यहाँ पे, यानी विद्यार्थी के लिए पाठ्यक्रम क्यों जरूरी है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि पाठ्यक्रम का क्या महत्व है विद्यार्थी के लिए। उनके विकास में मदद करता है, सिलेबस जो है वो डेवलपमेंट में मदद करता है, सिलेबस समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उनके स्तर के अनुकूल हो, या इनमें से सभी। और इस सिलेबस के बारे में यहां पे बात की जा रही है कि सिलेबस कैसा होना चाहिए, और इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। तो सिलेबस बेसिकली बनाया इसलिए जाता है ताकि बच्चे का जो लर्निंग आउटकम है वो ज्यादा से ज्यादा है और ज्यादा से ज्यादा वो सीखे और उसके विकास में मदद मिल पाए। ये सोसाइटी के अनुकूल होता है। कोई भी ऐसा पाठ्यक्रम नहीं होता है जो कि आपको अहिंसक हिंसक बनाए या फिर समाज विरोधी बनाए। और पाठ्यक्रम हमेशा विद्यार्थी के अनुकूल होता है। पहली क्लास का जो छात्र है उसका पाठ्यक्रम अलग होगा और जो 12th क्लास का छात्र है उसका पाठ्यक्रम अलग होगा। ठीक है। प्रश्नोत्तर की तकनीकी के द्वारा, जो एमसीक्यू मेथड है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, शिक्षक विद्यार्थी की समझदारी के बारे में पता लगा सकते हैं। ये एमसीक्यू जो मैं आपके सामने लाया हूं, ठीक है, और वैसे ही प्रश्नोत्तर होते हैं, क्वेश्चनियर। तो शिक्षक विद्यार्थी की समझदारी का पता इसके द्वारा लगा सकते हैं। आप ऐसी कक्षा को पढ़ाते हैं जिसमें उसकी रुचि हो, विद्यार्थी भी प्रश्नों के पूछने के का तरीका सीखते हैं, यानी क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। अब देखिए, अगर आपको यहाँ पे दो ऑप्शन ठीक लग रहे हैं तो डेफिनेटली इसका आंसर डी आएगा, और इसका करेक्ट आंसर डेफिनेटली डी है, क्योंकि क्वेश्चन से, जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इससे मैं आपकी समझदारी का पता लगा सकता हूं, आपकी लर्निंग आउटकम का मैं पता लगा सकता हूं कि आपको कितना आता है किसी विषय के बारे में। और विद्यार्थी ये भी इसके द्वारा समझ सकते हैं कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो ये रुचि वाला अपने आप इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो डी करेक्ट आंसर है। शिक्षा के उद्देश्य का निर्णय कौन करता है, यानी जो आपकी एजुकेशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये डिसीजन कौन करता है, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम निर्माता, शिक्षक, अभिभावक। तो जो आपकी एजुकेशन होती है कि कैसी एजुकेशन दी जाएगी और एजुकेशन का उद्देश्य क्या होगा, इसका निर्णय कौन करता है, इसका निर्णय करता है ऑप्शन बी, पाठ्यक्रम निर्माता। देखिए, शिक्षा के उद्देश्य कहां से पूरे किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव जो टीचिंग के होते हैं वो सिलेबस के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, यानी अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारे उद्देश्य शिक्षा के हैं कि हमें बच्चों को साइंटिफिक एजुकेशन देनी है, साइंस के बारे में उन्हें बताना है, तो साइंस के बारे में, क्वांटम फिजिक्स के बारे में बताना है, मेटाफिजिक्स के बारे में बताना है, किसके बारे में हमने बताना है, तो हमारा जो उद्देश्य होगा उस उद्देश्य से हम क्या है, पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। और पाठ्यक्रम निर्माता क्या करता है, शिक्षा का उद्देश्य डिसाइड करता है। शिक्षाविद विद्यालय की तुलना बगीचा से करते हैं उनके अनुसार। एक जो शिक्षाविद होता है वो स्कूल की तुलना किसके साथ करते हैं, एक बगीचे के साथ करते हैं। जैसे बगीचे में अलग अलग टाइप के फूल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनका विकास जो हो रहा होता है, वैसे ही शिक्षाविद मानते हैं। तो उनके अनुसार उनकी चिंतन शक्ति का विकास होना चाहिए। ठीक वैसे चिंतन शक्ति का विकास होना चाहिए जिससे पौधों का विकास होता है किसी बगीचे में। उन्हें प्रकृति को देखने का मौका मिलता है। उनकी देखभाल बगीचे के छोटे पौधों की तरह की जाती है। छोटे पौधों की देखभाल करनी चाहिए। तो शिक्षाविद मतलब विद्यालयों को बगीचे की तरह मानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लॉजिकल आंसर इसका, लॉजिकली आप इसको सोच सकते हैं और आंसर इसका दे सकते हैं। देखिए, दो ऑप्शन में यहां पे डाउट हो सकता है। ऑप्शन ए
एंड ऑप्शन सी, बट इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, क्योंकि स्कूल के अंदर जो बच्चे होते हैं, ठीक है, बच्चे होते हैं, उनकी देखभाल कैसी करनी चाहिए, बगीचे की तरह करनी चाहिए। जैसे माली एक बगीचे की देखभाल करता है, कोई पौधा है, उसके पत्ते पीले हो रहे हैं, उसकी जड़ों में कोई कीड़ा लग गया है, वैसे ही स्कूल होता है, कोई बच्चा बिगड़ रहा है, किसी का बिहेवियर आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए टीचर काम करते रहते हैं। सृजनात्मक कार्यशैली के द्वारा सीखना विद्यार्थी को मदद करता है। हमारी एक जो क्रिएटिव मेथड होता है टीचिंग का, कार्यशैली, सृजनात्मक कार्यशैली के द्वारा सीखना विद्यार्थियों को मदद किस में करता है? उनकी शारीरिक ऊर्जा का विकास। अब देखिए, क्रिएटिविटी करके कोई इंसान सीख रहा है तो क्या उससे उनका शारीरिक विकास होगा? संकोच दूर किया जा सकता है, उनको कठिन कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है, उन्हें स्वतंत्र बनाता है। क्रिएटिव सोच से क्या होता है? तो ऐसा क्वेश्चन हम एक बार देख चुके हैं पहले, बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, सृजनात्मक एक्टिविटी के माध्यम से, एक्टिविटी के माध्यम से क्या है, वो खुद काम को करते हैं और कठिन कार्य करने की क्षमता उन्हें मिलती है क्रिएटिव तरीके से। निम्नलिखित में कौन कारक है जो शिक्षक को शिक्षण कार्य में रुचि प्रदान करता है? एक जो टीचर है, टीचर के इंटरेस्ट कैसे जागते हैं टीचिंग कार्य में? शिक्षक के व्यक्तित्व के द्वारा, विद्यार्थी की सहकारिता यानी विद्यार्थी जब सहयोग करते हैं, शिक्षण सामग्री के प्रयोग के द्वारा, अनुशासन का अनुकूलन के द्वारा, यानी जब बच्चे डिसिप्लिन हो जैसा टीचर रखना चाहता है। तो यहां पे पूछा गया है कि कौन से कारक है जो शिक्षक को शिक्षण कार्य में रुचि प्रदान करता है, और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। स्टूडेंट जब पार्टिसिपेट करते हैं, टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है, उसका आंसर स्टूडेंट दे पाते हैं, टीचर ने कोई बात समझाई, उस बात को वापस टीचर को वो एज इट इज समझा पा रहे हैं, दैट्स मीन टीचर वहां पे मोटिवेट होता है, प्रोत्साहित होता है, उसकी रुचि बनती है, हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूं और बच्चे मुझसे काफी कुछ सीख रहे हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जब स्टूडेंट सहकारिता के तौर पे कॉपरेशन करते हैं जब टीचर के साथ, तो टीचर की रुचि बढ़ती है टीचिंग में। निम्नलिखित में कौन सी समस्या है जो शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को ठीक स्थिति में बैठाकर शिक्षण प्रदान करने में बाधक है? यानी क्वेश्चन सिंपल है, फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट है और इनको ठीक स्थिति में बैठाकर शिक्षण प्रदान करने में बाधक है, यानी उन्हें ठीक स्थिति में अगर बिठा दिया जाए तो बाधक हो जाएगा। विशिष्ट वाहन, अनियमितता पाठ्य वस्तु की तैयारी में, या ए और बी दोनों में। और क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए, शारीरिक रूप से कोई विकलांग स्टूडेंट है, ठीक है, और इनको आपने ठीक स्थिति में बैठाकर शिक्षण प्रदान करना था लेकिन नहीं कर पाए, यानी उसमें बाधा उत्पन्न हुई, तो ये विशिष्ट प्रकार के वाहन हो सकते हैं या फिर अनियमितताएं क्लास की हो सकती है, तो ये बाधक हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन का आंसर है ए एंड बी। पाठ्य वस्तु का फिजिकल एक्टिविटी से कोई भी लेना देना नहीं है। अभिभावकों को बच्चों की मासिक रिपोर्ट प्रदान करने से क्या लाभ मिलता है? बच्चे की जो मंथली रिपोर्ट टीचर्स पेरेंट्स को देते हैं, उससे क्या लाभ मिलता है? कुछ नहीं, क्योंकि अभिभावक उसे देखते ही नहीं है, कुछ नहीं, ये तो नेगेटिविटी में जा रहा है। यह हानिकारक है क्योंकि इससे शिक्षक एवं अभिभावक के बीच के संबंध में खटास आ सकती है। अगर ये हानिकारक है तो लाभ कहां मिलेगा? हानिकारक तो नहीं है, खटास थोड़ी आएगी इससे। सचेत रहना चाहिए, हमें सचेत रहना चाहिए। शिक्षक बच्चों के प्रगति के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों ने आंसर इसका सोच लिया होगा और सही ही सोचा होगा आप लोगों ने। शिक्षक बच्चों के प्रति उत्तरदायी
रहते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। यदि एक विज्ञान का शिक्षक प्रयोग कराता है, एक साइंस का टीचर है, वो एक्सपेरिमेंट कराता है, लेकिन बच्चों को अच्छी तरीके से वो समझ नहीं आता है, तब विज्ञान शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी से कहें कि टेक्स्ट बुक को सावधानी पूर्वक अध्ययन करें, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसको अच्छे से आप पढ़ें। विद्यार्थी को कहें कि यह प्रयोग सफलतापूर्वक नहीं हुआ, इसलिए सभी एक साथ मिलकर गलतियां निकालो। विद्यार्थी से नहीं कहें कि यह प्रयोग असफल हुआ, उसे पुनः दोबारा करवाएं। विद्यार्थी को घर पर पाठ पढ़ने के लिए कहें एवं दोबारा प्रयोग को दोबारा करें। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका एक्चुअल में पहला तो नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं तो टेक्स्ट बुक पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इसी के साथ डी भी इसका नहीं होगा कि विद्यार्थी को घर होमवर्क दे दे कि घर से पढ़ के आओ तब समझ आएगा आपको, ऐसा तो नहीं है। तो प्रैक्टिकल चीजें। अब ऑप्शन बी एंड सी आपके पास बचता है। विद्यार्थी को कहें कि यह प्रयोग सफलतापूर्वक नहीं हुआ है। अरे प्रयोग तो सफलतापूर्वक हुआ है, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आया, गलत एक्सपेरिमेंट थोड़ी वो करा रहा है। तो यहाँ पे सी लाइक बी भी नहीं होगा। ऑप्शन बचता है हमारे पास सी, यानी विद्यार्थी से नहीं कहें कि यह प्रयोग असफल हुआ है, उसे पुनः दोबारा करवाएं वहीं पे, ताकि उन्हें वो समझ आ पाए। दैट्स मीन ऑप्शन सी है। तो सफलतापूर्वक नहीं हुआ है ऐसा नहीं है, प्रयोग सफलतापूर्वक हुआ लेकिन बच्चों को समझ नहीं आया। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रश्न पूछने में अच्छी तरह का है? कौन सा तरीका जो हम क्वेश्चंस पूछते हैं स्टूडेंट से वो बेस्ट मेथड है? शिक्षकों को प्रश्नों को दोबारा बोलना चाहिए ताकि सभी विद्यार्थी प्रश्न को सुन सके, यानी रिपीट करना चाहिए क्वेश्चन को एक बार दो बार। प्रश्न पूछने के बाद विद्यार्थी को सोचने का मौका देना चाहिए। क्वेश्चन पूछ लिया तो उन्हें सोचने का मौका देना चाहिए। पुनः संबंधित प्रश्न को पूछना चाहिए या इनमें से सभी। और ये मेथड तो आपके साथ में डेली करता हूं। क्वेश्चन को मैं बार बार आपको रिपीट करता हूं, ठीक है। प्रश्न को मैं दोबारा बोलता हूं, एक बार बोलता हूं, दो बार बोलता हूं। अगर मुझे लग रहा है कि टफ है क्वेश्चन, तीन बार भी बोलता हूं। दोबारा बोलना चाहिए ताकि बच्चों को समझ आए या फिर सुन भी सके और सोचने का मौका भी थोड़ा सा दे कि इसका आंसर क्या होगा। और संबंधित प्रश्न को दोबारा भी पूछ सकते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नक्शा बताने से पहले शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। कोई नक्शा है, कोई मैप है, मैप को बताने से पहले टीचर को किस चीज की व्याख्या करनी चाहिए? रंगों के मतलब की, रेखा के महत्व की, नक्शा के स्केल के बारे में, दिशा निर्देश के बारे में पढ़ाना चाहिए। नक्शा आपको ही बता रहे हैं तो क्या करेंगे आप? डेफिनेटली आप लोग क्या करेंगे? ऑप्शन डी की ओर जाएंगे, ठीक है। डेफिनेटली आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने मैप से रिलेटेड पहले भी देखा था कि दिशा सूचक ज्ञान उनको देना पड़ेगा कि दिशा क्या है, लेकिन यहाँ पे दिशा नहीं है, यहाँ पे दिशा निर्देश है। जो डायरेक्शन नक्शे में दी होती है, डायरेक्शन पहले पढ़ाएं क्योंकि नक्शे अलग अलग टाइप के होते हैं। तो नीचे उसमें डायरेक्शन दी होती है। डायरेक्शन में लाइक स्केल कितने मीटर का है या कितने सेंटीमीटर, कितने किलोमीटर है, अलग अलग दिशा निर्देश दिए होंगे। ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल में जो चीजें नक्शे में दिखाई जा रही है वो सिटी के लिए है। चतुर्भुज में दिखाई जा रही है वो बड़ी बड़ी सिटीज के लिए है, छोटी सिटीज के लिए, ठीक है। तो दिशा निर्देश सबसे पहले पढ़ाने चाहिए, इसकी व्याख्या करनी चाहिए कि दिशा निर्देश आखिर क्या कहता है। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए, मदर टंग में प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी प्राकृतिक वातावरण में अध्ययन करते हैं, नौकरी प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए नौकरी जहां पे भी दिखे उसको आउट कर दो, नौकरी पाना उद्देश्य नहीं है तो उसको तो यहीं पे आउट कर देते हैं। बच्चों का मानसिक विकास अच्छा होता है या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई तो हमें लग रहा है। दो ऑप्शन तो हमने ऑन द स्पॉट इसको आउट कर दिया। अब हमारे पास एक ऑप्शन बचता है ए और दूसरा बचता है ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
जी नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। बच्चों को क्या है, विद्यार्थियों को प्राकृतिक वातावरण में अध्ययन करने का लाइक वातावरण उन्हें अच्छा लगता है, प्राकृतिक वातावरण। तो प्राकृतिक वातावरण क्या है, जो उनके घर में उनकी मम्मी जो जिस लैंग्वेज में बात कर रही होती है, नेचुरल जो उनकी लैंग्वेज होती है, उसी लैंग्वेज में अगर बच्चों को पढ़ाया जाता है तो ये माना जाता है कि बच्चे ज्यादा सीखते हैं। तो मानसिक विकास का कोई लेना देना लैंग्वेज के साथ यहाँ पे नहीं है, साइकोलॉजी से लैंग्वेज का यहाँ पे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी विद्यार्थी जब नेचुरल एनवायरनमेंट में यानी नेचुरल लैंग्वेज में सीखता है जो कि मदर टंग है। तो यही वर्धा प्लान था गांधी जी का, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यही अपनाया गया है, प्राइमरी लेवल तक आपको मातृभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। प्रश्न होना चाहिए मुख्य बिंदु पर आधारित, सभी बच्चों को संबोधित करते हुए पूछा जाना चाहिए, श्याम पट पर लिखा नहीं होना चाहिए, देखिए नहीं यहां पे लिखा है, या इनमें से सभी। अब देखिए ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं लिखा होना चाहिए, तो एक जरूरी थोड़ी है, ये जरूरी नहीं है दैट्स मीन हम ये कह सकते, तो जब ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा। दो तो यहां पे कर दिया हमने आउट, अब यहां पे बचता है ए और बी। प्रश्न कैसा होना चाहिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी, बिल्कुल। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो सभी बच्चों से पूछा जाए, सभी बच्चों को संबोधित करते हुए पूछा जाए। ऐसा नहीं कि एक बच्चे को पॉइंट आउट कर दिया, एक बच्चे को पॉइंट आउट आप करेंगे, हाँ बताओ ये क्या क्वेश्चन है, हाँ एबीसीडी जो भी नाम है, हाँ आप बताओ। उससे क्या होगा, बच्चा झिझक जाएगा और बच्चों में यही डर रहेगा कि अब मेरा नंबर ना आ जाए अगला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक भ्रमण के संदर्भ में आपकी अपेक्षा बच्चों के प्रति क्या होनी चाहिए? और ऐसा हमने देख लिया है, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। हम एजुकेशन टूर एक कर रहे हैं, और एजुकेशन टूर में बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहती है? बच्चों को प्रत्येक चीज सही ढंग से निरीक्षण करना चाहिए एवं उसके बारे में प्रश्न पूछना चाहिए। बच्चों को बिना प्रश्न पूछे सभी चीजों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। देखिए प्रश्न ना पूछे ये तो कोई बात ही नहीं बनी। बच्चों को आनंद का अनुभव करना चाहिए, साथ में शिक्षकों को भी, यानी उनको रिलैक्स होकर मजे लेने चाहिए वहां पे। यदि बच्चों को कोई भी प्रश्न पूछने की इच्छा हो तो उसे डायरी में लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये हमने पहले देख लिया है, ये नहीं होगा। करेक्ट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? व्हाट इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बच्चों को प्रत्येक चीज को सही ढंग से निरीक्षण करना चाहिए, क्योंकि जो टूर है हमारा आनंद के लिए नहीं है, ये मजे लेने के लिए नहीं है, ये एजुकेशनल टूर है। ठीक है, तो इसको तो तीन तो हमारे पहले ही आउट हो गए थे, अब ये बचता है हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर। यदि आप अपने स्टूडेंट्स को स्कूल के बगीचे में काम करने के लिए कहते हैं तो उसे आप कहते हैं ये स्कूल का गार्डन है छोटा सा, यहाँ पे काम करो, थोड़ा सा मिट्टी वगैरह या फिर पानी वगैरह दो, तो स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? उसे अभ्यास यानी एक्सरसाइज करनी चाहिए, करके सीखने का मौका देना चाहिए, समूह में काम करने की आदत का विकास करके, या उपयुक्त सभी। और ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बगीचे में काम, वो ऐसे नहीं कि आपसे बगीचे में वो वाला काम करा रहा है माली वाला। बगीचे में जो काम होगा डेफिनेटली वो एजुकेशन से रिलेटेड होगा, वहां पे एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, ठीक है, अभ्यास कर सकते हैं, वहां पे करके सीख सकते हैं, और वहां पे ग्रुप एक्टिविटी बगीचे के अंदर हो सकती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। किस प्रकार के बच्चों को शिक्षक की बात का ध्यान देना चाहिए? किस प्रकार के बच्चों को शिक्षक की बात का ध्यान देना चाहिए? अंतर्मुखी यानी जो इनवर्ड है, मतलब जो खुलते नहीं है, ज्यादा शाय नेचर के जो होते हैं, शर्मीले, अंतर्मुखी उन्हें कहा जाता है। मंद गति से सीखने वाले को, मानसिक एवं शारीरिक रूप से कमजोर बच्चे को, या इन सभी को? किस प्रकार के बच्चों को टीचर की बात पे ध्यान देना चाहिए? और क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हाँ इंट्रोवर्ट कहेंगे, बिल्कुल अंतर्मुखी, जो कि शर्मीला है, अपने में ही वो रहता है,
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। वो चाहे अंतर्मुखी हो, मंदबुद्धि बुद्धि का हो, बहुत तेज हो, टीचर के अनुदेश का पालन सभी बच्चों को करना चाहिए, ध्यान सभी को देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा तेज है उसको ध्यान ही नहीं देना, कहीं और ही घूम रहा है उसका दिमाग, ठीक है। तो सभी बच्चे, वो तेज हो, मंदबुद्धि हो, शारीरिक रूप से कमजोर हो, सभी को ध्यान देना चाहिए टीचर्स की बातों का। पाठ समाप्त होने के बाद जब हमारा लेसन खत्म हो जाता है, शिक्षक को शामपट यानी ब्लैक बोर्ड साफ कर देना चाहिए, ब्लैक बोर्ड को ज्यों का त्यों छोड़ देना चाहिए, विद्यार्थी को शामपट साफ करने के लिए कहना चाहिए, या उपरोक्त में से कोई एक, इन तीन में से कोई एक। और ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास आएगा नहीं, ठीक है। अगर ये ऑप्शन आपके पास आता है कि इनमें से एक, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा यहां पे, और ये भी राइट हो जाएगा, तो ये कंफ्यूजन है। उपरोक्त में से कोई नहीं हो सकता है, उपरोक्त में से एक का मतलब यहाँ पे दो राइट आंसर इसके हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। और उपरोक्त में से एक, तो डी भी यहां पे हो जाएगा, और ये क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो हमारे संविधान में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए उपयुक्त है? मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए हमारे संविधान में क्या प्रावधान है? सभी विद्यार्थियों के लिए, कि सभी विद्यार्थियों के लिए मुफ्त शिक्षा हम देंगे, सभी विद्यार्थी जिनकी उम्र 14 वर्ष तक है, सभी विद्यार्थी एवं वयस्कों के लिए, सभी नागरिकों के लिए। तो मुफ्त शिक्षा का प्रावधान हमारे संविधान में किसके लिए किया गया है? बिल्कुल बिल्कुल सही, सभी लोग सही जा रहे हैं। तो 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए, 6 से 14 साल के उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा है। आप ये नहीं बोल सकते कि शिक्षा का अधिकार जी हमारा मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है। शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों का मौलिक अधिकार है। अगर हमें शिक्षा का मौलिक अधिकार होता तो हम हायर एजुकेशन में भी बोलते कि हमें शिक्षा का अधिकार है, हमें शिक्षा दो, ठीक है। हम नहीं बोल सकते हैं शिक्षा महंगी कर दी, या फिर टेक्निकल एजुकेशन कितनी महंगी है, मेडिकल एजुकेशन कितनी महंगी है, 15-20 लाख लग जाते हैं। तो अगर हमें अधिकार होता तो गवर्नमेंट को देनी पड़ती फ्री में भी। गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पीरियड उपयुक्त है? उपयुक्त नहीं होगा, उपयुक्त है, बेस्ट है। मैथ पढ़ाने के लिए कौन सा पीरियड बेस्ट है? अंतिम, दूसरा कोई भी पीरियड जो अर्ध अवकाश के बाद हो, कोई भी पीरियड। तो मैथ पढ़ाने के लिए कौन सा पीरियड आपके हिसाब से बेस्ट रहेगा? और ये साइकोलॉजी के आधार पे क्वेश्चन है। और आपने देखा भी होगा जो पहला आपका जो पीरियड होता है वो इजी रहता है, क्योंकि पहले पीरियड में बच्चे क्या होते हैं, वो बाहर से आए होते हैं, या फिर उनका जो माइंड है वो उतना ज्यादा एक्टिव नहीं होता है। तो हमेशा सेकंड पीरियड आपने देखा होगा, सेकंड पीरियड आपका मैथमेटिक्स का रहता है, क्योंकि बच्चों का दिमाग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू हो जाता है। सर आर्टिकल सही है क्या? अच्छा, आर्टिकल के बारे में पूछ रहे हैं। आर्टिकल कहाँ दिया है? आर्टिकल तो उसमें दिया ही नहीं है। अच्छा, इसका आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 21A है। शिक्षा का जो अधिकार है वो आर्टिकल 21A है। आई होप यही आप पूछना चाह रहे हैं। तो आर्टिकल 21 जीने का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, और इसी में बाद में आर्टिकल 21A को इंक्लूड किया गया था, जो कि शिक्षा का अधिकार दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य कर देनी चाहिए, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन सभी के लिए एक तो मुफ्त और कंपलसरी कर देनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की साक्षरता दर में वृद्धि होगी, देश की साक्षरता दर बढ़ जाएगी, ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता दर बढ़ जाएगी, या इनमें से सभी। और साक्षरता दर की ही बात तीनों ऑप्शन में की जा रही है। बिना सोचे आप इसका आंसर दे सकते हैं। तीनों ऑप्शन में साक्षरता दर की बात की जा रही है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्या आप दिए गए कथन से सहमत हैं? कथन पढ़ लीजिए। छोटा बच्चा मानसिक रूप से अपरिपक्व होता है। जो छोटा बच्चा होता है वो मेंटली उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, अमैच्योर होता है वो, एवं असहाय, ठीक है, असहाय होता है मेंटली, क्योंकि
मानसिक रूप से उतना विकसित नहीं होता, इसलिए उसे स्वतंत्रता नहीं प्रदान करनी चाहिए, नहीं तो उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। और ये हर्बर्ट स्पेंसर नहीं, आपके अराजकतावाद हम पढ़ते हैं, अनार्की हम पढ़ते हैं। अनार्की के जो फादर है, नाम बताइए कौन है, मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है। अराजकतावाद के फादर, उनका ये कथन है, हाँ हर्बर्ट स्पेंसर ने भी बोला है, बट अनार्किज्म के फादर इंग्लैंड के हैं, कंजर्वेटिव पार्टी के जनक उन्हें माना जाता है। बताइए, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, कौन है अराजकतावाद के पिता, अनार्किज्म के फादर, जिन्होंने फ्रांस की क्रांति की आलोचना की थी? अंडमान अंडमान नहीं है, बिल्कुल सही सही आप जा रहे हैं। ओके, ठीक है, फिर भी स्पेलिंग गलत है, लेकिन ठीक है, बिल्कुल सही है। एडमंड बर्क इन्हें कहा जाता है, एडमंड बर्क। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ आ गया। छोटा बच्चा है, मानसिक रूप से अपरिपक्व है एवं असहाय है, इसलिए उसे स्वतंत्रता नहीं प्रदान करनी चाहिए, नहीं तो उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? नहीं, हाँ, हाँ, पूर्ण रूप से नहीं। अगर स्वतंत्रता ना दी जाए तो उसका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। आपका करेक्ट आंसर, आपको क्या लगता है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, एडमंड बर्ग का एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिया। एडमंड बर्ग क्या कहते थे कि सभी इंसानों के अंदर बुद्धि नहीं होती है, कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो शासित किए जाने चाहिए। ठीक है, और पैट्रियार्क का जो रॉबर्ट फिल्मर की थी, रॉबर्ट फिल्मर की पैट्रियार्क का, उसमें भी रॉबर्ट फिल्मर कहते हैं कि जो आम आदमी होते हैं वो शासित किए जाने चाहिए। एरिस्टोटल भी यही कहते हैं, आम नागरिक जो होते हैं वो शासित किए जाने चाहिए, और जिनके अंदर दिमाग नहीं है उन्हें दास बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वो बेड़ा गर्क ही करेंगे समाज का। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, क्योंकि छोटे बच्चे, उनके दिमाग नहीं है उनके पास। अगर हम उनको बोलते भी क्लास में आप बैठो और क्लास में अपने हिसाब से पढ़ो, तो पढ़ेंगे नहीं, वो एक दूसरे से लड़ेंगे। ठीक है, तो नहीं, अगर स्वतंत्रता ना दी जाए तो उसका भविष्य खतरे में पड़ेगा, ये बिल्कुल बात सही है। ठीक है, और अगर हम अनार्की की बात करते हैं, एरिस्टोटल की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि बच्चों को स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन आज के टाइम की जो मॉडर्न एजुकेशन है, मॉडर्न एजुकेशन कहती है कि बच्चों को स्वतंत्रता देना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि कंट्रोल भी उन्हें करेंगे, लेकिन स्वतंत्रता भी उन्हें देंगे। दैट्स मीन हम इस कथन से सहमत नहीं है। ठीक है, और स्वतंत्रता बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे के लिए। विद्यालय भवन होना चाहिए, जो आपका स्कूल की बिल्डिंग है वो होनी चाहिए कैसी? एक मंजिली, खेल के लिए खुला स्थान वहां पे होना चाहिए, सघन स्थान से दूर होना चाहिए। सघन स्थान यानी जहां पे घनी आबादी हो, वहां से दूर आपका विद्यालय होना चाहिए। तो इनमें से आपको क्या लगता है? विद्यालय भवन आपने देखे होंगे, कैसे विद्यालय भवन आपने देखे होंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे हैं? शहरों में तो चलो आज के टाइम में मल्टी बिल्डिंग भी आ गई, लेकिन प्राइमरी स्कूल के तो अभी भी कैसे हैं? एक मंजिले ही होते हैं विद्यालय आपके। ठीक है, ज्यादातर खुला मैदान होता है और वो घनी आबादी से दूर होते हैं। तो दो तो यहाँ पे बिल्कुल सही लग रहे हैं, एक बी और एक सी बिल्कुल सही लग रहे हैं। इसमें डाउट है, अब डाउट आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लियर हो गया। जब दो सही है तो तीसरा भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे सही हो जाना चाहिए। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। भाषा सीखने का सबसे अच्छा मेथड क्या है? आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, बेस्ट मेथड क्या है? टेक्स्ट बुक को पढ़ के, आप टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे, सहायक किताब को पढ़कर, यानी आप गाइड को पढ़ेंगे, एमबीडी वगैरह जैसे लगी होती थी, समाचार पत्र पढ़कर यानी न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे, वाद विवाद द्वारा आप डिबेट करेंगे। इसमें से कौन सा मेथड आपको बेस्ट लग रहा है? और ये है भी डेफिनेटली इंग्लिश सीखने के लिए। वाद विवाद तो नहीं करेंगे, वाद विवाद तो नहीं करेंगे। वाद विवाद द्वारा इंग्लिश कैसे, लैंग्वेज कैसे सीखेंगे आप वाद विवाद द्वारा? ठीक है,
इससे स्पीकिंग एबिलिटी आपकी बढ़ सकती है वाद विवाद से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही होगा, टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे। समाचार पत्र पढ़ के आप लैंग्वेज को नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि समाचार पत्र में कहीं पे भी ग्रामर नहीं दिया होता है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में दिया होता है ग्रामर का सब कुछ जो है लैंग्वेज का। तो ये टेक्स्ट बुक है। सहायक किताब क्या है? सहायक किताब में तो रट्टा मारना है, ये तो गाइड है, इसमें तो क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं, ठीक है। तो ये माना गया कि टेक्स्ट बुक अगर अच्छे से आप पढ़ते हैं तो आप लैंग्वेज सीख सकते हैं। यदि आप विषय वस्तु पूर्ण नहीं कर पाते, तब आपको, मतलब आप एक टीचर है और अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट आप नहीं करवा पाते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? बच्चों को बचे हुए पाठ अपने से पूर्ण करने चाहिए, यानी स्टूडेंट को अपने आप वो बचे हुए लेसन पूरे करने चाहिए। कुछ पाठ बच्चों के अनुनय विनय के आधार पर पढ़ाने चाहिए, यानी अगर हाथ पांव जोड़े बच्चे तब उनको पढ़ाने चाहिए। अतिरिक्त कक्षा लेकर पाठ को पूरा करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए, छोड़ो परे, बच गया बच गया। सो बिल्कुल बिल्कुल सही आप लोग जा रहे हैं। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, यानी आप एक्स्ट्रा क्लासेस आपको लेनी पड़ेगी, लेकिन आप छोड़ नहीं सकते उसको। सुबह का सामूहिक संगोष्ठी एवं प्रार्थना विद्यालय के लिए अनिवार्य है, क्योंकि मॉर्निंग असेंबली जो आपकी होती है वहां पे जो प्रार्थना होती है वो क्यों अनिवार्य है? विद्यार्थी को एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है, यहाँ पे प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों द्वारा मुख्य निर्देश प्रदान किए जाते हैं, कतार में खड़े रहने एवं समय पर विद्यालय आने का महत्व का ज्ञान होता है, विद्यार्थियों की उपस्थिति का निर्धारण होता है। अब डी में यहां पे रिजेक्ट कर रहा हूं। अगर बच्चों के उपस्थिति का निर्धारण आप मॉर्निंग असेंबली में कर लोगे तो ये अटेंडेंस रजिस्टर लेके टीचर क्यों आते हैं क्लासरूम में? ठीक है, तो डी तो मैंने यहाँ पे लाइक खत्म कर दिया। मॉर्निंग असेंबली एक दूसरे से मिलने के लिए भी नहीं होती है कि बच्चे एक दूसरे वहां से मिले, बच्चों को तो वहां पे मिलने भी नहीं दिया जाता है, सीधा बोला जाता है कि खड़े हो जाओ वहां पे लाइन में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन बी होगा। बच्चों को कतार में खड़ा करना भी लक्ष्य नहीं है, ना समय का महत्व यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी। यानी मॉर्निंग असेंबली में क्या होता है, बेसिकली जो आपके प्रिंसिपल होते हैं या टीचर्स होते हैं वो मुख्य निर्देश वहां पे प्रदान करते हैं। आजकल किस प्रकार का विद्यालय आवासीय विद्यालय के रूप में जाना जाता है? आवासीय विद्यालय यानी इसे कहेंगे आप जहां पे हॉस्टल्स होते हैं उसे आवासीय विद्यालय कहते हैं, यानी आप वहां पे रह सकते हैं। दो टाइप के स्कूल होते हैं, एक डे बोर्डिंग स्कूल होते हैं और दूसरे होते हैं बोर्डिंग स्कूल, ठीक है। तो आवासीय स्कूल को कहा जाएगा बोर्डिंग स्कूल, जहां पे आप रहते भी वहीं पे हैं। तो मदरसा होता है, मकान होता है, गुरुकुल होता है, आश्रम होता है। इसका भी आंसर आप लोगों को पता है, इसका भी आप लोगों को आंसर पता है, बिल्कुल सी इसका करेक्ट आंसर है। मदरसे जो होते हैं वो डे बोर्डिंग स्कूल नहीं होते। मदरसे में तो जस्ट एक आपका वहां पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसके बाद वो अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जो गुरुकुल प्रणाली होती है, गुरुकुल में ये आपके हॉस्टल्स इसमें होते हैं, यानी ये आवासीय स्कूल होते हैं। निम्नलिखित में किसने स्त्री शिक्षा में सुधार की बात कही? विमेन एजुकेशन में सुधार होना चाहिए, किसने बात कही? महात्मा गांधी, अरविंदो घोष, विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर। स्त्री शिक्षा की बात, सुधार की बात ये कही थी, हाँ समीर जी बिल्कुल। धार्मिक शिक्षा, मदरसा यानी धार्मिक शिक्षा वहां दी जाती है। ऑप्शन ए होगा, महात्मा गांधी ने कहा था स्त्री शिक्षा में सुधार होना चाहिए, क्योंकि विमेन जो लिटरेसी है वो भारत में बहुत कम है, और माता को इन्होंने वो दर्जा दिया कि माता ही है जो कि एक परिवार को नहीं बल्कि दो दो तीन तीन परिवारों को क्या है एजुकेट करती है। इसलिए स्त्री शिक्षा में सुधार होना चाहिए। माँ पढ़ी लिखी है तो पूरा परिवार पढ़ा लिखा होगा। निम्नलिखित में से किस अवस्था में सबसे ज्यादा समस्या उत्पन्न होती है? इनमें से वो कौन सी अवस्था है जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है? उच्च शिक्षा, प्राथमिक, माध्यमिक या सभी? क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन में यहां पे सिंपली ये पूछा है सबसे ज्यादा का मतलब है कि इसमें से होती तो सभी में प्रॉब्लम,
सब सभी में होती है तो उपयुक्त सभी तो नहीं होगा, होती तो सभी में है लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा, तो डी तो यहाँ पे काट लीजिए, सबसे ज्यादा पूछा है। तो ये भी आप लोगों को पता ही है कि कहाँ होती है प्रॉब्लम सबसे ज्यादा। बिल्कुल, प्राइमरी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, प्राथमिक विद्यालयों में, क्योंकि बच्चे वहां पे कच्चे घड़े होते हैं, उन लोगों को एटिकेट्स नहीं होता, उनको नॉलेज नहीं होता, उनको बैठने का पढ़ने का कोई पता नहीं होता दिन दुनिया का। वही शिक्षक समाज में आदर के पात्र होते हैं जो अपने कार्य को सही ढंग से करते हैं, आदर्श जीवन का अनुसरण करते हैं, पढ़ाने में सक्षम होते हैं। उपयुक्त में से सभी, किसका आदर, किस टीचर का सबसे ज्यादा आदर किया जाता है? ये सारे गुण रिक्वायर्ड हैं, सारे गुण रिक्वायर्ड है एक टीचर के लिए। अपने कार्य को जो अच्छे से करता है, बच्चों को अच्छे से पढ़ाता है, आदर्श टीचर बन के रहता है। ऐसा नहीं है कि टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहा है कि नशा नहीं करना चाहिए और बाहर भांग का सुट्टा लगा रहा है, ठीक है, तो ऐसे टीचर को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। पढ़ाने में जो सक्षम होते हैं, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। शिक्षक बनने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण क्यों जरूरी है? आपने टीचर बनना है, टीचर बनने के लिए टीचर ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? प्रशिक्षण शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य है, क्योंकि ये एक कंपल्सरी है, ट्रेनिंग कंपल्सरी है इसलिए जरूरी है। यह शिक्षक को पहचान प्रदान करता है, यानी शिक्षक को एक आइडेंटिटी प्रदान करता है। और यहां पे देखिए इन दोनों ऑप्शंस को यहीं पे मैं काट रहा हूं। शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य, क्योंकि कंपल्सरी है, भी करना ही पड़ता है इसलिए करते हैं इसको, कंपल्सरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, इसको काट रहा हूं। इससे कोई आइडेंटिटी टीचर की नहीं बनती है, ठीक है। ट्रेनिंग क्यों दी जाती है, यहां पे आपको मिल जाएगा ये आंसर। यह शिक्षा के आधारभूत सिद्धांतों को प्रदान करता है, यह शिक्षक की अभिरुचि प्रदान करता है। तो दो ऑप्शन बचते हैं आपके पास, सी एंड डी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्रेनिंग जो होती है, ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, टीचर को ट्रेन किया जाता है उनको, ठीक है, उनको बताया जाता है कि आपने क्लास में कैसे पढ़ाना है, ये शिक्षा का सिद्धांत है, अगर इसको इस तरीके से पढ़ाएंगे, उस तरीके से पढ़ाएंगे, इस मेथोडोलॉजी से पढ़ाएंगे, उससे पढ़ाएंगे। तो ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट? ऑप्शन सी, बिल्कुल सही बात है। ट्रेनिंग के अंदर क्या है, आपको सिद्धांतों को पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, ट्रेन किया जाता है आपको। शिक्षक विधि बनाता है, जो शिक्षक विधि होती है वो क्या बनाता है? शिक्षा को रुचिपूर्ण, विद्यार्थी विषय वस्तु को सही ढंग से समझ पाता है, जो स्टूडेंट होता है वो सब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाता है, विद्यार्थी को दूसरा पूर्ण लाभ मिलता है। और इसका करेक्ट आंसर है, देखिए जो शिक्षक विधि बनाता है, जो मेथोडोलॉजी होती है, एक तो शिक्षा रुचिकर बनती है इससे, और इससे शिक्षा विधि के द्वारा, मेथोडोलॉजी के द्वारा, मेथड के द्वारा समझते भी बच्चे आसानी से, और लाभ भी इससे स्टूडेंट को मिलता है। ऑप्शन डी इज राइट। यदि कोई विद्यार्थी बहुत तीव्र बुद्धि वाला है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो आप उसके साथ कैसा अनुभव करेंगे, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहेगा? प्रसन्नता अनुभव करेंगे, काफी खुश रहेंगे उसके साथ, उसे अधिक गृह कार्य नहीं देंगे, ज्यादा होमवर्क नहीं देंगे, पहले इंटेलिजेंट है क्या काम देना, अधिक सफलता के लिए उत्प्रेरित करेंगे और ज्यादा मोटिवेशन करेंगे उसे, उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, उसके घर में जाएंगे और बोलेंगे बहुत इंटेलिजेंट है आपका बच्चा। तो इसमें से देखिए, इसमें से मैं रूल आउट कर लेता हूं आपके लिए, डी तो नहीं होगा, इसका बी भी नहीं होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, इनमें से आप बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। और बिल्कुल सही, सी करेक्ट आंसर है, यानी जितना बच्चे इंटेलिजेंट है उसे और ज्यादा मोटिवेट करेंगे ताकि वो जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाए। विद्यार्थी को उत्प्रेरित करने के लिए आप क्या करेंगे? विद्यार्थी को मोटिवेट आप करना चाहते हैं, क्या करेंगे? आपका जो लेसन होगा उसे इंटरेस्टेड बनाएंगे, आप दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करेंगे, विद्यार्थी के साथ सहयोग की भावना रखेंगे। मोटिवेट करना है अपने बच्चे को, कैसे करेंगे आप मोटिवेट बच्चे को? और इसमें अगर दो ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं, जैसे कि एक तो उत्प्रेरित करने के लिए उसका पाठ अच्छा बनाएंगे, या फिर उसके साथ सहयोग की भावना रखेंगे, दो यहाँ पे सही है, तो तीसरा ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। कौन सा राज्य है जिसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये भी
सभी को पता होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। बताइए। जी बिल्कुल, ऑप्शन डी केरल सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे हमारा हिमाचल है बड़े राज्यों में। वैसे मिजोरम की साक्षरता दर भी काफी है, लेकिन हिमाचल है पॉपुलेशन के हिसाब से हम देखते हैं। केरल में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है। नहीं, हिमाचल बड़े राज्यों में काउंट नहीं होगा, तो मिजोरम होगा नेक्स्ट नंबर पे। ओके, व्याख्यान तकनीक के बारे में लोगों का विचार है। जो व्याख्यान तकनीक होती है, लेक्चर मेथड होता है टीचिंग का, उसके बारे में लोगों का क्या विचार है? अधिगम वृद्धि का उत्तम साधन है, यानी लर्निंग के लिए बेस्ट मेथड है, इसे ही पूर्ण रूप से प्रयुक्त करना चाहिए, यानी केवल लेक्चर मेथड को ही प्रयोग करना चाहिए, इसका प्रेरणात्मक उपयोग नगण्य है, यानी मोटिवेशन इससे जीरो मिलती है, नगण्य यानी मोटिवेशन इससे नहीं मिलती है। आधुनिक शिक्षा में इसका न्यूनतम उपयोग है, यानी मॉडर्न एजुकेशन में लेक्चर मेथड सबसे कम यूज किया जाता है। तो ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि सबसे कम यूज किया जाता है, क्योंकि आपका +1 है, +2 है, और उसके बाद की जितनी भी एजुकेशन है आपकी, वो कैसे की जाती है? लेक्चर मेथड के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन डी तो यहां पे नहीं होगा। अधिगम वृद्धि का उत्तम साधन है, इसे ही पूर्ण रूप से प्रयुक्त किया जाना चाहिए, केवल यही मेथड। तो यहां पे देखिए, हमने ऑप्शन डी को काट दिया, सी को काट दिया, बी को भी काट दिया, तो ऑप्शन ए यहां पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए, इसका प्रेरणात्मक उपयोग नगण्य, ऐसा नहीं है। मोटिवेशन आपको व्याख्यान मेथड से भी मिलती है। जीरो, नगण्य का मतलब जीरो है, तो जीरो तो नहीं है, ऐसा हम नहीं कह पाएंगे। ज्ञान, अनुभव एवं शोध के अतिरिक्त जो नॉलेज होती है, ये एक्सपीरियंस और रिसर्च के अतिरिक्त और कौन सा गुण शिक्षक को शिक्षण के लिए चाहिए? आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ज्ञान, अनुभव एवं शोध के अतिरिक्त और कौन सा गुण शिक्षक को शिक्षण के लिए करना चाहिए या फिर होना चाहिए शिक्षक में? पहला गुण क्या है? ज्ञान। दूसरा अनुभव। तीसरा रिसर्च करने की कैपेबिलिटी। चौथा क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट। शिष्यों के प्रति झुकाव यानी ओरिएंटेशन, स्टूडेंट के प्रति। आदर्शवाद या इनमें से सभी? लिखिए, अभिरुचि होनी चाहिए, शिष्यों के प्रति झुकाव भी होना चाहिए, आदर्श टीचर होना चाहिए, ऑप्शन डी। अगर इनमें से एक पूछा होता, ठीक है, इसके अतिरिक्त और कौन सा एक गुण अगर यहां पे दिया होता, तो आपको इन चार में से एक बताना पड़ता जो बेस्ट होता, और चार में से एक जो बेस्ट होता वो यहां पे होता अभिरुचि, इंटरेस्ट, टीचर का इंटरेस्ट। शिक्षण अभिरुचि का अर्थ है, शिक्षण अभिरुचि हम पढ़ ही रहे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का क्या अर्थ है? टीचिंग एप्टीट्यूड का क्या अर्थ है? शिक्षक बनने की इच्छा या आपका जो इंटरेस्ट है टीचिंग में, शिक्षण में समर्पण, सभी तरह के गुण जो शिक्षक में होने चाहिए, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो अभिरुचि है आपकी, आपका इंटरेस्ट है, आपका जो एप्टीट्यूड है वो टीचिंग के प्रति सही है, दैट्स मीन शिक्षण में समर्पण। तो टीचिंग एप्टीट्यूड हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि शिक्षा में समर्पण हमारा हो पाए।